आज जो हम अध्याय कंटिन्यू करेंगे उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आज हम इसका चौथा भाग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या जानेंगे। इस भाग में हम बात करने वाले हैं पादपों में हार्मोन की। अब इससे पहले हम जान चुके हैं तंत्रिका तंत्र से कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय कैसे होता है। अब हमें बात करनी है दूसरे तरह के समन्वय की, जो कि होता है हार्मोन्स की मदद से। अब जैसा कि तंत्रिका तंत्र पादपों में तो होता नहीं, इसलिए पादपों में सिर्फ हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से हार्मोन हैं जो पौधों में कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। अब अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में जो पादप हार्मोन है वो कुल मिलाकर 5 हैं जिसकी हमें बात करनी है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकिनिन, चौथा जो कि है इथीन। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ परंतु ये इंपॉर्टेंट है तो इसे पढ़ना जरूरी हो जाता है। और पांचवा है एब्सिसिक अम्ल। तो ये 5 हार्मोन हैं जिसकी हमें बात करनी है। तो अब पौधों की बात करें तो पौधों के बारे में आप ऐसे समझ लीजिए कि पौधे या तो ग्रो होते हैं यानी कि इनमें वृद्धि होती है या फिर इनमें वृद्धि नहीं होती। तो ये जो 5 हार्मोन हैं इनका कुल मिलाकर एक ही काम है, या तो ये वृद्धि करेंगे या फिर ये वृद्धि नहीं करेंगे। ये इतना सिंपल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हार्मोन से, देखते हुए कि उसका काम क्या होता है। अब जो सबसे पहला हार्मोन है ये क्या करता है, इसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो सूरज की तरफ झुक जाते हैं। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। दरअसल ऑक्सिन जो होता है वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सिन से ये समझ में आता है कि ऑक्सिन से क्या होगा, जो पेड़ है उसकी लंबाई बढ़ेगी। तो इससे ये सूरज की तरफ कैसे झुकेंगे, चलिए ये समझते हैं। दरअसल मान लीजिए ये हमारा तना है किसी पौधे का, और इस तने में क्या होगा, पूरी जगह पे ऑक्सीजन भरा हुआ होगा क्योंकि ऑक्सीजन पादप हार्मोन है तो पादप में तो होगा ही। परंतु जब भी इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है, सूरज की या किसी जगह से भी लाइट पड़ती है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, लाइट से दूर भागता है। तो जिस तरफ लाइट आएगी वो उसके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब पेड़ के तने के आधी तरफ ऑक्सीजन नहीं है और आधी तरफ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है। तो इससे क्या होगा, जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है वो तो बढ़ेगा ही नहीं, परंतु जिस तरफ ज्यादा ऑक्सीजन है वहां पे बहुत तेजी से ग्रोथ होगी, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जब एक साइड बहुत ज्यादा बढ़ेगा और दूसरी साइड बढ़ी नहीं रहेगी, वो भी एक ही तने की, तो क्या होगा, जो तना होगा वो मुड़ जाएगा। और तना मुड़ेगा किस तरफ, ये मुड़ जाएगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही तना मुड़ेगा तो ये किस तरफ मुड़ा है, जहां पर लाइट है। इसीलिए क्या होता है, जितने भी पार्क वगैरह होते हैं वहां पे क्या होता है, दूसरी तरफ से लाइट नहीं पड़ती, एक ही तरफ से लाइट पड़ रही होती है। और इस वजह से जो पार्क वगैरह होते हैं उनमें सारे पेड़ पार्क के अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, कोई सा भी पार्क की बाहर की तरफ नहीं आता। उसका कारण यही है क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से पेड़ अंदर की तरफ मुड़ते हैं। चलिए अब समझते हैं दूसरे हार्मोन को, जो कि है जिबरेलिन। अब ये जो जिबरेलिन हार्मोन है इसका ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये सूरज की रोशनी से दूर भागता है, किसी रोशनी से दूर भागता है। तो इस वजह से जिबरेलिन से क्या होता है, इससे भी ऑक्सीजन की तरह ही वृद्धि होती है। और ये जब पौधों में होता है तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जब कम होता है तो कम तेजी से बढ़ते हैं, और नहीं होता है तो नहीं बढ़ रहे होते। तो जैसे कि यहाँ पर आप 3 पौधे देख सकते हैं और आप देख कर ही बता देंगे। अगर आपको पूछा जाए किसमें जिबरेलिन जो है वो सबसे ज्यादा होगा, तो जो तीसरे नंबर का पौधा है उसके अंदर जिबरेलिन सबसे ज्यादा होगा। वहीं जो पहले नंबर का पौधा है उसमें जिबरेलिन बहुत कम होगा क्योंकि उसमें ग्रोथ हुई ही नहीं है। जो तीसरा हार्मोन होता है वो है साइटोकिनिन। ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन का क्या मतलब है, एक कोशिका 1 से 2 बन जाए, 2 कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से कोशिका विभाजित होती रहे। तो ये क्या करता है, साइटोकिनिन से प्रेरित करता है, मतलब कोशिका को कहता है विभाजित होने के लिए। इसलिए जहां भी कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है वहां पर साइटोकिनिन पाया जाता है, बहुत ज्यादा अधिक सांद्रता में। जो साइटोकिनिन है वो हमें ज्यादातर बीज वगैरह में मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप चने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, एक ही दिन में उसके स्प्राउट्स बन जाते हैं, यानी कि उनमें से सफेद सफेद डंडियां निकलने लग जाती हैं। एक दिन पहले तक कोई डंडी नहीं थी और एक ही दिन में इतनी सारी डंडी बन गई, यानी कि उनके अंदर जो कोशिका विभाजन हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। और ऐसा किसकी वजह से हो पाता है, ये हो पाता है साइटोकिनिन की वजह से।
इसके अलावा जो चौथा हार्मोन है उसका नाम है एथीन। इसको हम इथाइन भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही नाम से फेमस है। एथीन या इथाइन दोनों में ही पादप हार्मोन है और ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैस अवस्था में होता है। यह फल के विकास और पकने को बढ़ावा देता है। इसी वजह से जब एथीन होता है तो जो पौधे में फल होते हैं वो धीरे धीरे कर पकने लगते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास पौधे में जो फल होते हैं वो कच्चे होते हैं और लोगों को पके हुए फल चाहिए होते हैं, तो उन्हें आर्टिफिशियली पकाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वो जैसे जो फल होते हैं उनको पका रहा होता है वैसे ही हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हमें सिर्फ वो पौधे के फल खाने चाहिए जो एथीन की वजह से पके हैं, ना कि ऑक्सीटोसिन। हमें आर्टिफिशियल पके हुए फल नहीं खाने चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसे हम एथीन और इथाइन दोनों नाम से जानते हैं और ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैस अवस्था में होता है पौधों में। चलिए, अब जो हमने चार अभी बात करी है जिन हार्मोन की, उन चारों में आपने एक बार नोटिस करी होगी कि चारों की वजह से ग्रोथ बढ़ रही है। एक से फल पकते हैं, एक से बीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाते हैं और बाकी दो से ग्रोथ होती है। तो कोई ऐसा भी तो चाहिए जो ग्रोथ को रोके। तो जो पांचवा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड या फिर एब्सिसिक अम्ल, ये क्या करता है, ये वृद्धि का समंदन करने वाले हार्मोन में से एक है। ये पत्तियों का मुरझाना वगैरह जो होते हैं वो इसके प्रभाव में सम्मिलित है। इससे जो पौधे की ग्रोथ होती है उसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये 5 पादप हार्मोन है जिससे पौधों में समन्वय होता है। चलिए अब बात करते हैं जंतुओं में समन्वय की। तो जंतुओं में समन्वय में जंतुओं के हार्मोन पे पहुंचने से पहले हमें समझना होगा कि जंतुओं में किस तरह की ग्रंथियां होती हैं। दरअसल हार्मोन किसी न किसी ग्रंथि से ही निकलेगा। तो जंतुओं में 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं। एक होती है अंतःस्रवी ग्रंथियां और दूसरी होती है बहिःस्रवी ग्रंथियां। अब यहाँ पर हमें पढ़ना है सिर्फ उनके बारे में जो कि होती हैं अंतःस्रवी ग्रंथियां। बहिःस्रवी ग्रंथियों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, पर फिर भी एक बार जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। अंतःस्रवी ग्रंथि और बहिःस्रवी ग्रंथियों की बात करें तो अंतःस्रवी जो होती हैं वो होती हैं डक्टलेस ग्रंथि, वहीं बहिःस्रवी जो होती हैं वो होती हैं डक्टिस ग्रंथि। तो डक्टलेस को आप ऐसा समझ लीजिए कि उनके पास अपना कोई जगह नहीं है, वहीं पे डक्टिस ग्रंथि को ऐसे समझ लीजिए कि उनके पास अपनी एक जगह है। तो डक्टलेस ग्रंथि क्या करती है, यहाँ पर जो हार्मोन बनते हैं उन्हें सीधा रक्त में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है जहां पर वो इन्हें बचाकर रख सके। वहीं पे बहिःस्रवी ग्रंथियों में क्या होता है, उनके पास एक जगह होती है, एक डक्ट होता है जहां पर वो अपने हार्मोन को इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे लिवर में गॉल ब्लैडर होता है जहां पर लिवर अपना जो हार्मोन होता है उसे संभाल कर रखता है। तो यहाँ पर बहिःस्रवी ग्रंथियां जो है उनके पास अपना डक्ट होगा, परंतु इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। वहीं पे अंतःस्रवी ग्रंथियां जो हैं जो सीधा अपना हार्मोन बनाती हैं और सीधा ब्लड में डाल देती हैं, यानी कि रक्त में डाल देती हैं, हमें उनकी बात करनी है। तो ये कुछ ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रवी हैं जिनकी हमें बात करनी है। हमारे सिर में होता है हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम गले के पास यहाँ पर 3 और ग्रंथियां होती हैं। पहला है अवटु ग्रंथि, दूसरा है परावटु ग्रंथि और तीसरा है थाइमस ग्रंथि। वहीं पर जब हम अपने पेट के पास आते हैं तो यहाँ पर 2 और ग्रंथियां हैं। पहला है अग्नाशय। अग्नाशय एक तो बहिःस्रवी ग्रंथि में भी आता है, उसके साथ साथ अंतःस्रवी ग्रंथियों में भी आता है, और दूसरा है अधिवृक्क ग्रंथियां। ये जो अब तक हमने जिन ग्रंथियों की बात करी ये नर और मादा दोनों में ही सेम होती हैं, परंतु इसके अलावा 2 और ग्रंथियां हैं जो दोनों में अलग अलग होती हैं। पुरुषों में वृषण होता है, वहीं पर महिलाओं में अंडाशय नाम की ग्रंथि होती है। और ये दोनों सिर्फ जो वृषण है वो सिर्फ मेल्स के पास होता है, वहीं पे जो अंडाशय है वो सिर्फ फीमेल के पास होता है। अब इन हार्मोन का क्या काम है, ये कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इसमें हमने जाना पादपों में हार्मोनल समन्वय कैसे होता है उसके बारे में, और फिर हमने थोड़ी सी बात करी जंतु हार्मोन के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जंतुओं में हार्मोन की, जहां पर हम ये जानेंगे कि मानव में जो ये हार्मोनल समन्वय होता है वो किस तरीके से हो पाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।